गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सत्यम पब्लिक स्कूल रानोली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 12 एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं उसमें एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो जैव रसायन है बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने सबसे पहला जो जैव अणु पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट जैव अणु के बारे में बात कर रहे थे। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। वर्गीकरण हमने 3 प्रकार से किया था। पहला वर्गीकरण हमने किया था मोनोसेकेराइड। दूसरा वर्गीकरण हमने किया था ओलिगोसेकेराइड और तीसरा वर्गीकरण था वो था पॉलीसेकेराइड। इन दो के बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया था कि मोनोसेकेराइड शर्करा क्या होती है और ओलिगोसेकेराइड शर्करा क्या होती है। आज हम अध्ययन करेंगे पॉलीसेकेराइड शर्करा। इसके अंदर ये सामान्य शर्करा होती है, इसमें 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड और इनमें क्या होती है 10 से अधिक। तो आज हम अध्ययन करते हैं पॉलीसेकेराइड शर्करा क्या होती है, क्या क्या इसमें जो तत्व होते हैं वो काम में आते हैं। तो देखते हैं पॉलीसेकेराइड शर्कराएं। तीसरी है पॉलीसेकेराइड शर्करा। पॉलीसेकेराइड परिभाषा की बात करें तो परिभाषा बोलते हैं कि मोनोसेकेराइड एवं ओलिगोसेकेराइड के ऐसे बहुलक जिनका अणुभार अधिक हो उन्हें क्या कहते हैं पॉलीसेकेराइड शर्कराएं कहते हैं। कि मोनोसेकेराइड व ओलिगोसेकेराइड के ऐसे बहुलक जिनका अणुभार क्या हो अधिक हो उन्हें क्या बोलते हैं पॉलीसेकेराइड शर्कराएं कहते हैं। पॉलीसेकेराइड शर्कराओं को अशर्करा भी कहते हैं। पॉलीसेकेराइड शर्कराओं को अशर्करा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ये स्वादहीन अक्रिस्टलीय एवं जल में अविलेय होती है। दूसरा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इनमें कोई स्वाद नहीं होता, इन्हें अशर्करा कहते हैं। जबकि हमने पहले पढ़ा था मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड वो स्वाद युक्त थी, लेकिन जो पॉलीसेकेराइड शर्कराएं होती है वो क्या होती है उन्हें अशर्करा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वादहीन होती है, अक्रिस्टलीय होती है और जल में क्या होती है अविलेयशील होती है, जल में ये घुलनशील नहीं होती। तीसरी बात करें मोनोसेकेराइड की, इनका सामान्य सूत्र C6H10O5 होता है। सामान्य सूत्र C6H10O5 पे होता है। पॉलीसेकेराइड शर्कराओं का C6H10O5। बात करें ग्लूकोज स्टार्च एवं सेलुलोज। सामान्य पॉलीसेकेराइड होते हैं, सामान्य पॉलीसेकेराइड शर्कराएं होती है, सेकेराइड शर्करा होती है। कौन कौन सी? ग्लूकोज, स्टार्च एवं सेलुलोज। जबकि लिग्निन, पेक्टिन एवं हेमीसेलुलोज ये होती है जटिल पॉलीसेकेराइड शर्कराएं कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने की ग्लूकोज, स्टार्च और सेलुलोज सामान्य पॉलीसेकेराइड शर्कराएं कहलाती है, जबकि लिग्निन, पेक्टिन एवं हेमीसेलुलोज होती है वो जटिल पॉलीसेकेराइड शर्कराएं कहलाती है। तो 4 बातें ध्यान रखनी है।
परिभाषा मोनोसेकेराइड एवं ओलिगोसेकेराइड के ऐसे बहुलक जिनका अणुभार अधिक होता है क्या कहलाते हैं? पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। इन्हें अशर्करा भी कहते हैं क्योंकि ये स्वादहीन होती है, अक्रिस्टलीय होती है और जल में अविलेय होती है। इनका सामान्य सूत्र C6H10O5 होता है। ग्लूकोज, स्टार्च एवं सेलुलोज इनको सामान्य पॉलीसेकेराइड कहते हैं, जबकि लिग्निन, पेक्टिन एवं हेमिसेलुलोज को जटिल पॉलीसेकेराइड शर्कराएं कहते हैं। इसके मुख्य स्रोत की बात करें तो इसके मुख्य स्रोत आते हैं जूट, सन, कपास। मुख्य स्रोत इसके होते हैं जूट, सन, कपास, पटसन, रुई, ये इसके मुख्य स्रोत होते हैं। पॉलीसेकेराइड शर्कराओं के मुख्य स्रोत होते हैं जूट, सन, कपास, पटसन एवं रुई। इनमें जो जूट, सन, पटसन, इनके अंदर सेलुलोज की मात्रा होती है। सेलुलोज की मात्रा वो 97 से 99% होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जूट, सन, पटसन होते हैं, उनमें सेलुलोज की मात्रा कितनी होती है? 97 से 99%। जबकि जो अपने अनाज के अपशिष्ट होते हैं, अनाज के अपशिष्ट होते हैं, उनमें सेलुलोज की मात्रा होती है 30 से 43% तक होती है। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। सेलुलोज अधिक सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? जूट, सन और पटसन में पाया जाता है। कितना परसेंट? 97 से 99%। जबकि अनाज के जो अपशिष्ट होते हैं उनमें कितना पाया जाता है? 30 से 43%। बात करें स्टार्च की, कि स्टार्च होता है वो सबसे कम पाया जाता है आलू के अंदर। आलू में स्टार्च की मात्रा होती है 15 से 20%। आलू में स्टार्च की मात्रा 15 से 20। फिर उसके पश्चात होती है गेहूं में होता है 60 से 70%। उसके पश्चात मक्का में होता है 65 से 70%। और फिर आता है चावल के अंदर स्टार्च की मात्रा होती है 75 से 80%। ये चार चीजें ध्यान रखनी है कि स्टार्च के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। स्टार्च होता है आलू के अंदर, स्टार्च की मात्रा 15 से 20% होती है। गेहूं में स्टार्च की मात्रा 60 से 70%। मक्का के अंदर स्टार्च की मात्रा 65 से 70%। और चावल में स्टार्च की मात्रा कितनी होती है? 75 से 80%। तो ये अपना था पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का तीसरा वर्गीकरण था पॉलीसेकेराइड। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि पॉलीसेकेराइड की परिभाषा की मोनोसेकेराइड व ओलिगोसेकेराइड के ऐसे बहुलक जिनका अणुभार अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड कहते हैं, सॉरी पॉलीसेकेराइड कहते हैं। इन्हें अशर्करा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वादहीन होती है, अक्रिस्टलीय होती है और जल में अविलयशील होती है। सामान्य सूत्र हमने देखा C6H10O5 इनका सामान्य सूत्र होता है। इनके मुख्य स्रोत में हमने कौन कौन से देखे? मुख्य स्रोत इसके होते हैं जूट, सन, कपास, पटसन और रुई। ये बात ध्यान रखना कि ग्लूकोज, स्टार्च और सेलुलोज इन्हें सामान्य पॉलीसेकेराइड कहते हैं, जबकि लिग्निन, पेक्टिन और हेमिसेलुलोज इन्हें क्या बोलते हैं? जटिल पॉलीसेकेराइड कहते हैं। जूट, सन और पटसन के अंदर सेलुलोज की मात्रा होती है 97 से 99%। जबकि अनाज के जो अपशिष्ट होते हैं उनमें इसकी मात्रा सेलुलोज की कितनी पाई जाती है? 30 से 43%। बात करें स्टार्च की, स्टार्च आलू में 15 से 20% होता है। गेहूं के अंदर स्टार्च की मात्रा 60 से 70% होती है। मक्का के अंदर इसकी मात्रा 65 से 70% होती है। जबकि चावल में स्टार्च की मात्रा 75 से 80% होती है। ये आपका था पॉलीसेकेराइड। इसके पश्चात बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के जैविक गुण कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट के जैविक गुण, कार्बोहाइड्रेट के जैविक गुण। कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के भोजन का मुख्य स्रोत होता है एवं भोजन में इसकी मात्रा
मात्रा सर्वाधिक होती है। ये पता है आपको कि कार्बोहाइड्रेट का सेवन हम सबसे ज्यादा करते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में है। हम अनाज लेते हैं तो अनाज का उपयोग हम सर्वाधिक करते हैं, मुख्य स्रोत होता है, इसके बगैर खाना नहीं हो सकता क्योंकि अनाज के बगैर हम खाना नहीं खा सकते। अब इसके जैविक गुण कौन कौन से? पहला जैविक गुण है पादपों के कंकाल का निर्माण करना। पादपों के कंकाल का निर्माण करना, पादपों के कंकाल का निर्माण करना। दूसरा आता है कोशिका झिल्ली का, कोशिका झिल्ली का निर्माण करना। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है? शरीर को ऊर्जा एवं ऊष्मा देना, शरीर को ऊर्जा एवं ऊष्मा देना। ये तीन इसके जैविक गुण है कि कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर में क्या क्या करता है। ये पादपों के अंदर कंकाल का निर्माण करता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है और अपने शरीर को क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। जब हम खाना खा लेते हैं तो अपने शरीर को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ये तीन जैविक गुण है कार्बोहाइड्रेट के। कल हमने पढ़ा था कि जैव अणु तीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और लिपिड होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कल हमने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हमने तीन प्रकार से पढ़ लिया, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। उसके पश्चात हमने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट के जैविक गुण। जैविक गुण कितने हैं? तीन गुण है कि कंकाल पादपों में कंकाल का निर्माण करता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है और अपने शरीर को क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ये अपना पहला जैविक अणु था कार्बोहाइड्रेट, वो क्या हो गया? कंप्लीट। इसके पश्चात बात करते हैं दूसरा जैविक अणु है, वो कौन सा था? प्रोटीन। तो चलो बात करते हैं दूसरे जैविक अणु की, प्रोटीन की। दूसरा जैविक अणु था प्रोटीन और तीसरा कौन सा था? लिपिड। प्रोटीन, दूसरा जैविक अणु है प्रोटीन। परिभाषा लिखते हैं इसकी कि प्रोटीन अमीनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले, प्रोटीन अमीनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले जटिल जैव बहुलक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले जटिल जैव बहुलक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन की डेफिनेशन है। अगर आप बोलना चाहो कि प्रोटीन किसे कहते हैं तो प्रोटीन अमीनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले जटिल जैव बहुलक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी कि ये मृत कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। प्रोटीन शब्द है, प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के ध्यान रखना इसको, ग्रीक भाषा के प्रोटियास से लिया गया। प्रोटियास से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्राथमिक महत्व, प्राइमरी इंपॉर्टेंस, प्राथमिक महत्व। ये बात ध्यान रखना कि प्रोटीन जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के प्रोटिया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्राथमिक महत्व। ये बात है। अब प्रोटीन जैसे कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार प्रोटीन होता है वो अपने शरीर की ग्रोथ यानी वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है और अपने शरीर के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। ये बात और लिख देते हैं कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है जो
पादप कोशिका की तुलना में, पादप कोशिका प्लांट सेल की तुलना में जंतु कोशिका में अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। ये बात भी ध्यान रखना कि ये शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, और पादप कोशिका में क्या होता है, कम होता है, और जंतु कोशिका में क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल जैसे अपने बाल, एग्जाम्पल की बात करें तो बाल, नाखून, त्वचा, ये मुख्यतः प्रोटीन के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। अगर एक नोट की बात करूं तो कुछ एंजाइम्स, कुछ हार्मोन्स, एंटीबॉडी भी प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल पूछे कि प्रोटीन के एग्जाम्पल, तो आपको बताना है बाल, नाखून, त्वचा। कुछ हार्मोन्स होते हैं और एंटीबॉडी होते हैं, वो भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन की परिभाषा हो गई। प्रोटीन शब्द है वो किससे लिया गया है, वो ग्रीक भाषा के प्रोटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक महत्व। प्रोटीन होते हैं वो शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। पादप कोशिका की तुलना में ये जंतु कोशिका में अधिक पाए जाते हैं। ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल। अब बात करते हैं प्रोटीन का रासायनिक संगठन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।